नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सुबोध कुमार झा झारखंड से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैंने भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम की कहानी को लगभग 1000 पंक्तियों में एक महाकाव्य का रूप दिया है, जिसे आज तक मुझे लगता है कि किसी ने संपूर्ण कहानी को का काव्यात्मक रूप नहीं दिया होगा। मैंने अपनी अभिव्यक्ति काव्य के रूप में दी है संपूर्ण स्वातंत्र्य संग्राम की, जिसे समयाभाव के कारण मैं शुरू से नहीं पढ़ सका, जिसकी भूमिका में सुप्रसिद्ध यूट्यूबर दीदी लता ने अपने मुखार बिंदु से संपूर्ण कहानी को सुनाने का बीड़ा उठाया है। तो आइए मैं आज का एपिसोड कुछ इस तरह कहता हूँ। मतलब ये है कि भारतीय स्वतंत्र संग्राम की जो चर्चा की गई है, इतिहासकारों ने जो लिखा है, उसे ही हमने विभिन्न अध्ययन के आधार पर लिखा है। इतिहासकारों की लेखनी के आधार पर लिखा है, जिसे मैंने महसूस किया कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ विरोधाभास है। हो सकता है इतिहासकारों ने अपनी पृष्ठभूमि या अपने स्वार्थ के आधार पर कुछ न कुछ गढ़ा हो, परंतु इसे जो उन्होंने लिखा उसी आधार पर मुझे या हम सबों को कहनी ही होगी। तो आइए सुनते हैं। उसके बाद अब तक आपने पढ़ा कि झारखंड, पंजाब, पुणे आदि जगहों पर क्रांति के हिंसक संघर्ष में क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद से संग्राम की दिशा बदल गई जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन यहाँ विरोधाभास भी है कि अपने प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस की स्थापना वास्तव में कहीं न कहीं सत्ता और संघर्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अंग्रेज अफसर ओ.ए. ह्यूम का कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य कतई नहीं था कि कांग्रेस आएगी, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी, भारत को स्वतंत्र कराएगी, देश पर राज करेगी, सुख भोग करेगी। बल्कि यकीनन उन्होंने कांग्रेस इसलिए बनाई थी कि जब तक सूरज चांद रहेगा, भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज रहेगा। एक सुंदर प्रमाण मैं देकर कहता हूँ कि 1857 की क्रांति के समय ए.ओ. ह्यूम साहब इटावा के डीसी थे। उस समय उन्होंने 10 मई 1857 को कई क्रांतिकारियों का कत्ल किया। इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर 1858 को तो उन्होंने हद ही कर दी, जब 131 क्रांतिकारियों का कत्लेआम कर दिया। कहते हैं ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोग उसमें फंसना नहीं। कबूतर रटता रहा, फिर भी दाना देखकर कबूतर फंस ही गया। ठीक उसी प्रकार ए.ओ. ह्यूम रूपी शिकारी ने नरमपंथी रूपी भारतीयों को फंसाया और सभी कांग्रेस के सदस्य बने। यह बात अलग है कि महात्मा गांधी के भारत आगमन के उपरांत भले ही कांग्रेस की दिशा और दशा में अचानक परिवर्तन देखने को अवश्य मिला। यही कारण था कि आज़ादी के उपरांत गांधी जी ने
कांग्रेस को भंग करने का प्रस्ताव दिया। यह बात सत्य है कि ज्यों-ज्यों भारतीय की पकड़ कांग्रेस पर मजबूत हुई, आंदोलन की धार तेज हुई, लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन द्वारा, परंतु जिनके दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत पनप रहा था, वे कांग्रेस से अलग हो गए। अब आगे ये शीर्षक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा महात्मा गांधी का आविर्भाव। 1885 में अंग्रेज अफसर ओए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुई। 2005 में वायसराय हुए लॉर्ड कर्जन, किया मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन। 16 अक्टूबर 2005 में किया 16 अक्टूबर 1905 में किया बंगाल विभाजन। फिर शुरू हुआ बंग आंदोलन। लोकमान्य वो अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लेकर रहेंगे का नारा लगाया था। फिर 2007 का वह समय आया जब कांग्रेस दो खेमों में बट गया। गरम दल और नरम दल दोनों एक दूसरे पर ही डट गया। गोखले, फिरोज मेहता व नौरोजी नरम दल ने ब्रिटिश शासन में ही स्वशासन का आह्वान किया, पर सशस्त्र लाल बाल पाल गरम दल ने संपूर्ण भारत में पूर्ण स्वराज का ऐलान किया। 1909 में तुष्टीकरण को मोहित थी सरकार, जब भारत में लाया कानून मार्ले मिंटो सुधार। अधिनियम बिल्कुल नई था, सामुदायिक चुनाव प्रणाली को बना दिया सांप्रदायिक। तब कांग्रेस में एक नवयुग का प्रादुर्भाव हुआ, जब 1915 में गांधी का भारत में आविर्भाव हुआ। अब कांग्रेसी लड़ाई नई सिरे से शुरुआत हुई। फिर सत्ता की दमनकारी नीति की बरसात हुई। गांधी ने सत्य अहिंसा अपनाकर अंग्रेजी सत्ता का प्रतिकार किया। फिर सबने था एक साथ मिलकर अंग्रेजी कानून का बहिष्कार किया। बटुकेश्वर, सुभाष, आजाद, भगत सिंह ने महात्मा गांधी का बस सिर्फ मान किया, पर अपनी क्रांति की हिंसक ज्वाला से आजादी की लड़ाई का आह्वान किया। 18 मार्च 1919 में अंग्रेजों ने लाया सर सिडनी का एक काला रॉलेट कानून। ट्रायल बिना ही सबको मुजरिम बनाया, डाला काल कोठरी में सबको चुन चुन। और इस तरह रॉलेट कानून, जो भारत के लिए काला कानून सिद्ध हुआ, उसके अनुसार सभी क्रांतिकारियों, सभी नेताओं को जेल में डालना शुरू किया। मैं झारखंड से प्रोफेसर सुबोध कुमार झा आज फिर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और लता नोवाल दीदी का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे महाकाव्य को तरजीह देते हुए संपूर्ण कहानी को अपने YouTube चैनल पर उद्धृत किया है, लोगों को सुनाने का बीड़ा उठाया है। तो कुछ एपिसोड में ऐसे कह देता हूँ। कल तक आपने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो सफल रहे। परंतु जब राष्ट्रीय कांग्रेस में, या यूं कहें कि भारत में गांधी जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो उन्होंने उनकी आशाओं पर पानी फेरते हुए
अहिंसक आंदोलन चलाया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की क्रूरता कम न हुई। परंतु तत्कालीन समय में क्रांतिकारी भी अपने चरम पर थे। अब आगे शीर्षक है जालियांवाला नरसंहार व असहयोग आंदोलन, भाग 5। अब राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह किया। फिर गुजरात में खेड़ा की भूमि पर 1918 में किसानों का आंदोलन किया। भारतीय इतिहास का एक काला दिन भी आया जब 19 अप्रैल 1919 का एक मनहूस लाया। अंग्रेजों की दमन नीति से भारतवासी टूट गए, जालियांवाला बाग में विरोध करने को जुट गए। अचानक आ पहुंचा एक क्रूर हत्यारा, जनरल डायर नाम था दुश्मन हमारा, नियतों पर गोलियों से था वार किया, इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार किया। बस वही प्रतिशोध लेकर, प्रतिशोध की भावना लेकर एक क्रांतिकारी उधम सिंह ब्रिटेन गया। फिर वही जनरल डायर को मारकर अपनी धधकती ज्वाला को शांत किया। 1920-22 में गांधी ने भारत भूमि पर असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया। एक नई ऊर्जा व नई स्फूर्ति के साथ अंग्रेजी सत्ता पर का वज्रपात किया। तत्काल बस एक घटना हुई, चौरा चौरी की। क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी ब्रिटिश के। इस घटना ने महात्मा गांधी को आहत किया।